गुड मॉर्निंग 11th क्लास। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल में नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म, ओके। फर्स्ट लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स and second is secondary metabolites. Secondary metabolites. बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स को समझने से पहले मेटाबॉलिज्म क्या है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेस पाए जाते हैं। इन्हीं को कंबाइनली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है कि जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इनका ब्रेकडाउन होता है और ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर इनका एसिमिलेशन होता है। तो ब्रेकडाउन होना ये तो कहलाता है कैटाबॉलिज्म। और जब ब्रेकडाउन होकर सिंपलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो इनसे फिर वापस बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ANABOLISM, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म चलता रहता है और वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होती रहती है। तो इन्हीं रिएक्शंस को कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के दौरान जो है कई सारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है आप सबके? तो यहां सबसे पहले लेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो ये जो भी इसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लांट में जब बनते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके अलावा अच्छा एक चीज और, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये यूजफुल होते हैं, ये इसेंशियल होते हैं और इनका जो रोल है प्लांट्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हमें ध्यान है कि इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फैट भी लुब्रिकेशन करता है और एनर्जी का सोर्स भी है। ठीक है, प्रोटीन जो है बॉडी को बनाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम अच्छे से जानते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं, उनके जो फंक्शंस है वो नॉन है, ये यूजफुल है, एसेंशियल है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बाई प्रोडक्ट या कई सारे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बनते हैं जिनका वर्क क्या है ये पता नहीं है। ठीक है, इनमें से कई यूजफुल भी हो जाते हैं, कई बार उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जैसे कि रेजिन, गम्स, लेटेक्स। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके फंक्शंस हमें प्रॉपर्ली ध्यान नहीं है कि क्या फंक्शन है इनका, ये क्यों बनते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, ये इतने इसेंशियल नहीं है जितने की जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक टेबल ड्रॉ करूंगा, इसके बाद में बात करेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स की। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखिए, बायोमोलिक्यूल्स को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात? मैं लिख देता हूं यहां पर, मैक्रो बायो
molecules. Macro biomolecules, and second मैक्रो बायोमोलिक्यूल किन्हें कहते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि कोई भी प्लांट टिश्यू है या प्लांट की लीफ है या कोई पार्ट है, उसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, तो उससे जो स्लरी बनती है, उसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने पर एक तो पार्ट हो गया एसिड सॉल्युबल, जो फिल्टर होके निकल जाता है, एसिड सॉल्युबल पार्ट, जिसमें ये मिनरल आयन सब डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक हो गया एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट वो पीछे रह जाता है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया फिल्ट्रेट और एक हो गया रिटेंटेट। एक हो गया एसिड सॉल्युबल पार्ट और एक हो गया एसिड इनसॉल्युबल। तो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, ये सब रहते हैं, लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और बाकी जो पार्ट है वो एसिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये रिसर्च में पता चला है कि जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, जो पीछे रह गया है, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और जिनका जो वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। कितना होता है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, एक्सेप्ट लिपिड्स। लिपिड्स का जो वेट है वो 1,000 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है कि जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करके जब हम स्लरी को फिल्टर करते हैं, तो जो पीछे पार्ट रह जाता है वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स आते हैं, ठीक है। और इनमें खास बात यह है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। लेकिन लिपिड इसमें एक्सेप्शन है। लिपिड क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। तो जब एसिड में मिक्स करते हैं तो सेल रप्चर होती है, सेल डेड होती है, तो लिपिड क्या टूट ब्रेक हो जाता है, और इतने ज्यादा उसके ब्रेक ब्रेक हो जाते हैं कि छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं कि उनका जो वेट है वो 1,000 डाल्टन से कम रहता है, लेकिन फिर भी वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेकंड लेते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? जो एसिड सॉल्युबल पार्ट में है, ठीक है। और इनका जो वेट होता है वो 800 डाल्टन के आसपास होता है। कितना होता है? 800 डाल्टन के आसपास, 1,000 से कम होता है। यक्षिता ध्यान से सुनिए, समझ में आ गई बात? तो ये डिफरेंस है मैक्रो बायोमोलिक्यूल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया। अब यहाँ पर मैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही दो टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें एक तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल्स हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल मैंने बता दिए आपको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका कोई नॉन फंक्शन हमें स्पेशली ध्यान नहीं है कि क्या मेन फंक्शन है इनका, ठीक है, फिर भी ये कई बार यूजफुल होते हैं। जैसे कि पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड है, मॉर्फिन, कोडिन, प्लांट्स में ही मिलते हैं। टर्पिनॉइड्स हैं, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स हैं, ब्रीन ड्रेसिन, लेक्टिन्स, कॉनकैनावालिन ए, ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन। तो ये प्लांट्स में बनती है और ये सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये पॉलीमेरिक में रबड़ है, गम्स है, ठीक है, सेलुलोज। समझ में आगे बात बच्चों? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जो कि नॉन इसेंशियल होते हैं और इनका कोई मेन फंक्शन हमें ध्यान नहीं है कि स्पेशली क्या है। मनीष सीधे बैठिए। नेक्स्ट लेते हैं एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। एवरेज एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल कंपोनेंट
यस बच्चों ध्यान से देखिए, ये तो आप सबने पहले भी मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी ही है। पानी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो पानी की प्रेजेंस में होती है। सेल का कॉम्पोजिशन में भी 80% से ज्यादा पार्ट पानी है। ब्लड के अंदर भी पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एवरेज कॉम्पोजिशन है सेल्स का, उसमें देखिए आप वाटर जो है वो 70 to 90% है सेल के कॉम्पोजिशन में। प्रोटीन 10 से 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड्स 2% है, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है वो 5 to 7% है, और जो आयंस है वो 1% है। आयन क्या है? 1% है। आयन क्या है? 1% है। तो ये बच्चों सेल का कॉम्पोजिशन है। ये क्या है? सेल का कॉम्पोजिशन है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी ले रहा हूं? प्रोटीन। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनती है, साथ ही साथ फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। The next topic is protein. यस बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है, वो है प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपको मैंने बताया कि एमिनो एसिड टोटल 20 हैं, जिनमें 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, जिन्हें हम नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। 10 ऐसे एमिनो एसिड हैं विच वी गेट फ्रॉम द फूड, जो हम फूड से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो जरूरी है बच्चों हमारी जो डाइट है वो बैलेंस है। उसमें अगर हम ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा अपने आप ही चाहिए फिर, ठीक है ना। प्रोटीन भी होना जरूरी है खाने के अंदर, बैलेंस डाइट में, जिससे हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन से बनने वाली चीजें हैं, जैसे हार्मोन है, एंजाइम है, हमारी बॉडी की मसल्स है, तो वो सही से फ्रेम हो। इसके अलावा विटामिन, मिनरल और फैट का पार्ट भी खाने में होना चाहिए। तो हम प्रोटीन को पढ़ रहे हैं। प्रोटीन दो एमिनो एसिड के बीच में, ये तो डाइपेप्टाइड की बात हो गई। तो जब लंबी चेन बन जाती है, जब एमिनो एसिड की लंबी चेन बन जाती है, तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड, या पॉली मतलब लंबी, पॉली कई सारे, पेप्टाइड कई सारे पेप्टाइड की जो चेन है, उसे हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक एमिनो एसिड है और ये भी एक एमिनो एसिड है। तो जब दो एमिनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ से ये OH ग्रुप निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप हट जाता है। दिव्यांशी बोर्ड पे देखिए, भूमि बोर्ड पे देखिए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक OH गया, तो H2O बाहर निकल गया। CO और NH के बीच में बॉन्ड बन जाती है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्रोटीन के अंदर कई सारे एमिनो एसिड इसी तरीके से जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं या फिर प्रोटीन कहते हैं। एनिमल वर्ल्ड की अगर बात करें,
एनिमल वर्ल्ड में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है यशिका, कौन सी है? कोलेजन। कोलेजन, जोर से बोलो कोलेजन। ठीक है, COLAGEN, कोलेजन। ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एनिमल प्रोटीन है। एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो, पूरे वर्ल्ड की बात करें, प्लांट की, एनिमल की, सबकी मिला के बात करें तो रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्लांट की लीव्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है केल्विन साइकिल के अंदर। समझ में आ गई बात? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है और इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगर ऑल ओवर बात करें, अगर आपसे स्पेशली पूछे एनिमल की प्रोटीन तो कोलेजन। तो क्या होगा आंसर आपका, क्या होगा? कोलेजन। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? लिख के बताऊं रुबिस्को का फुल फॉर्म? लिख के बताऊं? यहां लिख दूं रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो ये है, तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में दिया है, स्पेशली दिया है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लेते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर को। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसमें अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहले ये 2 समझ लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही आपको ये क्या टॉपिक है, आपको कि ये क्या टॉपिक है? प्रोटीन स्ट्रक्चर सिंपली है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सी है। अगर लीनियर चेन के फॉर्म में,
अगर सीधी चेन के फॉर्म में, जैसे कि सपोज करो ये एक चेन है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये मान लेते हैं एमिनो एसिड है। ये क्या है? एमिनो एसिड है। तो अगर सीधी चेन के फॉर्म में होता है, सीधी एक लीनियर फॉर्म में होता है, तो इसे, ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? सेकेंड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो प्रोटीन का जो थ्रेड है वो ऐसे कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया। अब हम लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने वो बीड बनाई नहीं है जैसे यहां पर। अच्छा इधर देखिए, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये लास्ट एमिनो एसिड है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एन टर्मिनल एमिनो एसिड और ये सी टर्मिनल एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पर एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एमिनो एसिड का मतलब है कि यहाँ पर जो एमीन ग्रुप है वो किनारे पर है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड और सी टर्मिनल अमीनो एसिड। समझ में आ गया ये शिका? ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर अगर वुलन बॉल के फॉर्म में, अगर प्रोटीन की चेन जो लंबी है और वुलन बॉल के फॉर्म में ऐसे इस तरीके से कॉइल्ड है, मतलब आपस में ही ऐसे बॉल के फॉर्म में है, तो फिर इसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और फोर्थ लेते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सपोज करो बच्चों जैसे कि हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आप कभी पढ़ोगे तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है और साथ में हीम ग्रुप होता है, आयरन ग्रुप होता है। तो इसमें टोटल 51 एमिनो एसिड होते हैं। तो दो चेन जो है हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है, दो चेन पाई जाती है। ठीक है, एक चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन में, और एक चेन में 30 एमिनो एसिड होते हैं। तो जब किसी प्रोटीन की दो चेन आपस में ऐसे रहती है इस तरीके से, तो इसे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आया नहीं है? आ गया? तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर का टॉपिक आ जाए तो मेरे ख्याल से सबसे इजी आपके लिए होगा। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आपके लिए थोड़ा सबसे इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो चार टाइप से इनकी कॉइलिंग देखी जाती है। नेक्स्ट, मैंने सोचा यार जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा है तो फटाफट से एक टेबल बना रहा हूं मैं। सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। सम प्रोटीन्स प्रोटीन
हाँ बच्चों, आज ये लास्ट टॉपिक करेंगे। कल हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये। ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को पचाता है, पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, एक्सेस शुगर को कंट्रोल करता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, हमें बीमारियों से बचाती है, हमें इम्यूनिटी देती है, इंफेक्शियस एजेंट को से फाइट करती है। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन है, तो वो हमें रिसेप्शन करवाते हैं स्मेल का, टेस्ट का, हार्मोन का। ग्लूट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ग्लूट4 भी एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है, इनेबल करती है सेल्स के अंदर। बताइए बच्चों, आज के टॉपिक क्लियर है इजी मोड में? ठीक है, कल हम न्यूक्लिक एसिड करेंगे, डीएनए एंड आरएनए। आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं।